कन्वर्जेंस का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? को देख के बताओ गूगल पे क्या होता है कन्वर्जेंस का मतलब क्या? मैं भी देखता हूँ थ्योरी पे। नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिलना। कन्वर्जेंस का मतलब जैसे उर्दू में तो मैंने बोला तो अंगी या मिलना किस तरह कह लें, तो यहाँ पे भी हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी कन्वर्जेंस हमारा यही है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स का या कंपेटिटर्स का मिलना, मिल के काम करना। किस अंदाज में, वो अंदाज दो हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। यूजुअली इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ भी मिल सकती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को भी हम डिस्कशन में ला सकते हैं। इसको देखने के दो अंदाज हैं जी जो हमें बताए हैं इसने, पोर्टर ने। एक है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के एंगल से भी इंडस्ट्रीज मिल सकती हैं। इसमें वन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स विच फुलफिल्स द नीड्स फुलफिल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर इंडस्ट्री। मतलब एक इंडस्ट्री, बल्कि यहाँ पे अनदर नहीं कहना चाहिए, अनदर और मैनी। इसकी मिसाल अगेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे सामने आती है। मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है कि आज से कुछ अर्सा पहले एक कैमरा नाम की एक प्रोडक्ट होती थी, अभी है लेकिन बहुत थोड़ी सी हम कह लें कि नापेद होती जा रही है। डीवीडी प्लेयर एक होता था जिसमें हम वीडियोस, जैसे मैंने कहा डिवाइस हम लाते थे, एक उस पर हम वीडियोस चलाते थे और उसको हम फिर टीवी के साथ कनेक्ट करके देख रहे होते थे। वीसीआर होता था, कैसेट डालते थे, टीवी पे चीज़ें देखते थे। म्यूज़िक प्लेयर एक बड़ी एक पॉपुलर एक चीज़ होती थी। आप लोगों ने तो अब चीज़ देखी नहीं होगी, आप पता नहीं किस ज़माने में आए। हमारे ज़माने में ना कैसेट होती थी, कैसेट का साइज़ तकरीबन इतना होता था, ठीक है, इस साइज़ की कैसेट, वो शायद आपने कहीं घर में देखी होगी, ठीक है। कैसेट के लिए घर पे चलाने के तो इतने बड़े बड़े प्लेयर होते थे, 7 स्पीकर होते थे इतने बड़े बड़े। लेकिन एक फिर वॉकमैन का कॉन्सेप्ट होता था हमारे ज़माने में, जिसमें इतनी कैसेट थी तो इतना सा प्लेयर होता था, इतना सा प्लेयर होता था, जिसके साथ ये जो मैं ये माइक नहीं लगाया, समझो इस तरह का क्लिप लगा होता था, इतने ही साइज़ का, समझो इससे थोड़ा बड़ा होता होगा, क्लिप लगा होता था और बिल्कुल ऐसे ही तार लगती तो हेडफोन लग जाते थे उसमें। MP3 बाद में आया था, ठीक है। तो उससे पहले वॉकमैन होता जिसमें कैसेट लगती थी। MP3 आपने देखी उसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो डिजिटल फॉर्म थी, वो तो इतने से होते थे MP3, ठीक है ना, वो तो इतने से MP जेब में डाले और तार लगाए। तो MP3 डिजिटल डाटा स्टोर करता था, लेकिन वॉकमैन की टर्म थी उससे पहले जो यूज़ होती थी, जो कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी ने वॉकमैन को MP3 ने रिप्लेस किया। और सब कुछ छोड़ दो, अब ये जो आपका स्मार्टफोन आ गया है, इसने कितनी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया। अब आपको स्मार्टफोन आने के बाद आपको ना CD प्लेयर की ज़रूरत है, ना आपको DVD प्लेयर की ज़रूरत है। अब TV भी साथ ना हो तो उसके बगैर भी सारी मूवीज़ चल जाती हैं, टॉर्च उसमें मिल जाती है आपके, म्यूज़िक प्लेयर, MP3, वॉकमैन सारे ख़त्म हो गए, वो भी उसमें मिल जाता है आपको। कंप्यूटर ठीक ठाक फंक्शन आपको उसमें मिल जाते हैं स्मार्टफोन में, डिपेंडिंग कौन सा फ़ोन आपके पास है। तो ये एक कन्वर्जेंस की मिसाल है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू एक इंडस्ट्री ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्ट्स थी उनकी रिप्लेसमेंट दे दी, सब्स्टिट्यूट दे दिया। एक इंडस्ट्री आई टेक्नोलॉजी सेक्टर में, स्मार्टफोन इंडस्ट्री आई। अब हम सेक्टर को भी समझ चुके हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्मार्टफोन इंडस्ट्री आई जिसने मल्टीपल इंडस्ट्रीज को हिट किया। मतलब अब आप लोगों को शायद, अब कैमरा आज से अगर 20-25 साल पहले चले जाओ, कैमरा हर घर की एक रेगुलर फीचर होता था। इवन आज से मिलता है 8-10 साल पहले मेरे बेटे को शौक चढ़ा, उसने बड़े शौक से कैमरा लिया, एक उसने जिसको कहते हैं DSLR कैमरा लिया जी उसने। अब रिसेंट कुछ अर्सा पहले मेरे से बात हुई, मैंने कहा हाँ भी कैसा चल रहा है कैमरा? कहता मैं सोच रहा हूँ उसको भेज दूँ। मैंने कहा बड़ा अच्छा कैमरा, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। मैं बल्कि एक दफ़ा कॉलेज भी लेके आया, मेरे कैमरामैन को भी बड़ा पसंद आया, हाँ जी बड़ा अच्छा है, ठीक है 8 साल पुराना 10 साल पुराना, लेकिन अभी भी बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। मैंने कहा क्यों, भेजना क्यों? कहता मेरा मोबाइल उससे अच्छे रिजल्ट देता है।
तो मुझे इस कैमरे की क्या ज़रूरत है? या तो मैं फिर बहुत हाई एंड कैमरा लूँ जो प्रोफेशनल लेवल का हो, तो वो मुझे इस मोबाइल से बेहतर रिजल्ट देगा। अदरवाइज मोबाइल से मेरे कैमरे से बेहतर मेरा मोबाइल पिक्चर खींच रहा है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो भी पिक्सल वगैरह जो भी इसके होते हैं, जूम शूम जो भी है, सारी चीज़ें इसमें बेहतर हैं, फंक्शन सारे इसमें अवेलेबल। तो मुझे अब लगता है इसकी ज़रूरत है नहीं। उस ज़माने में जब लिया था तब मोबाइल में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। अब आप समझे कि अब जो रेगुलर ऑर्डिनरी यूज़र है उसकी लाइफ से कैमरा ख़त्म हो चुका है। अब कैमरा सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए रह गया है, जबकि पहले कैमरा हर घर की रेगुलर नीड होती थी। किसी फंक्शन पे, किसी आपने सैर सपाटे पर जाना है, पिक्चर खींचनी है, तो यू नीड टू हैव कैमरा। अब वो ख़त्म हो चुका है। तो ये हम कहते हैं, ये हम सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं, ये कन्वर्जेंस हुई है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के जो फीचर्स हैं वो मिले हैं एक प्रोडक्ट में। तो एक इंडस्ट्री ने आके डिफरेंट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के फीचर को कंबाइन करके उनको हिट किया। ठीक है, तो एक अलहदा डिफरेंस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दी, एक जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज की फंक्शंस को, जो उनके नीड्स जो फुलफिल कर रही थे पहले कस्टमर की, उसको एक इंडस्ट्री ने आके हिट किया। तो ये कन्वर्जेंस आपकी आई। अच्छा, ये कन्वर्जेंस होती क्यों है? इसके दो साइड्स हो सकती हैं, एक डिमांड लेड हो सकती है और एक सप्लाई लेड भी हो सकती है। दोनों तरीकों से कन्वर्जेंस हो सकती है। कस्टमर डिमांड करें कि भाई मुझे ज़रूरत है इस तरह की किसी प्रोडक्ट की जिससे मेरे 2-3 फंक्शन इकट्ठे मिलके पूरे हो जाएं, और सप्लायर उस कस्टमर डिमांड के मुताबिक R&D करके प्रोडक्ट डेवलप कर दे। या सप्लायर भी इनोवेटिव हो सकता है कि वो एहसास करे यार ये कस्टमर के 2-4-5 काम हैं, ये मैं एक नई प्रोडक्ट ला के डिफरेंट इंडस्ट्रीज से जो फिलफिल हो रहे हैं, मैं एक नई प्रोडक्ट ला के ये काम मैं भी कर सकता हूँ। मेरी प्रोडक्ट की मदद से ये काम मल्टीपल जो है ख़त्म हो सकते हैं। सो डिमांड लेड और सप्लाई लेड दोनों तरीकों से डिफरेंशिएशन हो सकती है। मतलब डिफरेंशिएशन जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ रही है, इन दोनों में से किसी भी रीजंस की वजह से वो प्रोडक्ट मार्केट में आ सकती है। अच्छा जी, कन्वर्जेंस में एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जेंस। कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जेंस में क्या है कि इसकी मिसाल ले लो आप, टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी, उसमें पहली डिफरेंशिएशन में तो हमने मल्टीपल इंडस्ट्रीज की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे दी थी। यहां पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज की कोलैबोरेशन की बात हो रही है। ठीक है, बात दोनों में मल्टीपल इंडस्ट्रीज की है। कन्वर्जेंस में मल्टीपल इंडस्ट्रीज की बात है, एक में उनकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गई थी, दूसरे में वो मिलके काम कर रहे हैं। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में मल्टीपल इंडस्ट्रीज मिलके काम करती हैं। आप किसी टूर ऑपरेटर के पास जाओ, वो आपको वीज़ा सर्विस एक अलग इंडस्ट्री है, वो भी वहाँ पे उस अम्ब्रेला में काम कर रही है। टिकटिंग सर्विस एक अलग इंडस्ट्री है, वो भी उस अम्ब्रेला में काम कर रही है। होटल बुकिंग एंड रिजर्वेशन एक अलग इंडस्ट्री है, वो भी सेक्टर में उसी अम्ब्रेला में काम कर रही है। और एट टाइम लोकल ट्रैवल प्लानिंग, आप यहाँ से अगर जाना चाहते हो यूरोप के टूर पे, तो वहाँ पे आपने कहाँ कहाँ रुकना है वो बुकिंग हो जाएगी, और वहाँ पे एक होटल से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, उसकी बुकिंग भी, लोकल ट्रैवलिंग भी बुकिंग हो जाती है यहाँ पे बैठ के। एक ही ट्रैवल एजेंट आपको डिफरेंट सर्विसेज एक ही अम्ब्रेला में दे रहा है। और वो देने का मकसद क्या है कि जब आप इन सर्विसेज को एज अ पैकेज बेचते हो तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके आपकी सेल बढ़ा देती है। अब दीज आर नॉट कंपीटिंग इंडस्ट्री, वीज़ा, टिकटिंग, होटलिंग, लोकल ट्रैवलिंग, बट दीज कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर व्हेन दे कन्वर्ज। जब ये इकट्ठी हो जाती हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री, अब देखो टूरिज्म इंडस्ट्री आई कहाँ से? आज से 20-25-40 पहले चले जाओ तो आपको वीज़ा के अलग विंडो से जाके लेना पड़ता था, टिकट के लिए दूसरी विंडो पर जाना पड़ता था, होटल बुकिंग तीसरी विंडो पर जाना पड़ता था, ट्रैवल बुकिंग लोकल भाई वहाँ जाके देख लेना फिर पता लगेगा। तो उससे एक अनसर्टेनिटी आती थी, मुश्किल था काम, अनसर्टेनिटी थी। तो टूरिज्म, ये चारों बिजनेसेस में लोग, पांचों बिजनेस में लोग कम, कस्टमर कम थे, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हुई जिसने सारे बिजनेसेस को मिला दिया, एक विंडो में इकट्ठा कर दिया, लोगों को आसानी मिली। अब ये डिमांड लेड थी या सप्लाई, ये भी डिमांड लेड सप्लाई लेड बाय द वे दोनों हो सकती हैं। अब ये किसी सप्लायर ने आइडिया उठाया कि यार मैं कस्टमर को फैसिलिटेट करूं, या कस्टमर ने आइडिया दिया यार मुझे अगर ये ऐसा मिल जाए ना, एक जगह से सारी चीज़ें मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। व्हाटएवर हैपेंड, लेकिन दोनों तरीक़ों से ये काम हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में हम देखते हैं कि इंडस्ट्री वर्क टुगेदर, कोलैबोरेट टू फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, जिसकी मिसाल मैंने आपसे
टूरिज्म इंडस्ट्री के रेफरेंस से डिस्कस की। ये भी डिमांड लेड या सप्लाई लेड दोनों तरीकों से हो सकती है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट मैंने किताब में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हो, मैंने कोशिश किया कि इसको सिंपल अल्फाज में बताया जाए। और अगेन हमें 2, 3, 4 नंबर के हिसाब से समझना है, हमें लंबी लंबी चीज़ों को रटने की तरफ नहीं जाना, हमें चीज़ों को कोशिश करना है सिंपल अल्फाज में समझ के अपने लिए 2-3 नंबर की लिखने की कैपेसिटी हो। जहाँ तक बात थी ना वो एप्लीकेशन की, तो उस पर हमने बात की, उसका अंदाज़ हमने डिस्कस किया, उसका राइटअप का अंदाज़ भी देख लिया। लेकिन यहाँ पे बात याद करके 2-3 नंबर का राइटअप लिखने की है, तो आपने ध्यान में रखना है कि हमें किताब में कहीं ज़्यादा चीज़ लिखे तो हम उसको समझने के लिए पढ़ तो ले, अगर समझ आ जाए ठीक है, लेकिन रटने नहीं बैठ जाना हमने। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना जी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो हम अगले मॉडल्स पे बात शुरू करेंगे। चैप्टर 7 पे भी हमारी डिस्कशन जारी है। ठीक है जी। अच्छा, हमारी डिस्कशन एक जो मॉडल चल रहा था पोर्टर 5 फोर्सेस, उस पर कंप्लीट हुई। ये पोर्टर 5 फोर्सेस हमारी इस मैनेजरियल एनालिसिस के जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनका सबसे आप कह सकते हैं लेंथी और ज़रा वेरीड वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट रखने वाला टॉपिक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने कवर कर लिया। अब आगे जो हमारे मज़ीद मॉडल्स हैं उनकी तरफ हम चलते हैं, और हमारा जो अब पहला मॉडल अगला आ रहा है दैट इज़ BCG, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप मैट्रिक्स। अच्छा जी, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप मैट्रिक्स के पास पेपर एनालिसिस देखते हैं तो ये तो स्प्रिंग 22 जो पहली अटैम्प्ट आई थी नई स्कीम की, उसमें ही 10 नंबर का आया था, और उसके बाद से अभी तक तो सन्नाटा ही है। तो सन्नाटे का मतलब ये नहीं कि अब ये आगे भी सन्नाटा रहेगा, कभी भी धमाके में भी कन्वर्ट हो सकता है ये। सो मेरे हिसाब से अब इसकी प्रोबेबिलिटी विद एवरी पासिंग अटैम्प्ट अपेयर होने की बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मे बी कमिंग अटैम्प्ट में 60-70% चांस इसके ज़रूर होंगे एग्ज़ाम में आने के, बट अगेन दिस इज़ जस्ट एन एक्सपेक्टेशन। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें सिलेबस की कवरेज तो 100% ही रखनी होती है। इम्पॉर्टेंट कोई ज़्यादा टॉपिक है तो उसकी ज़्यादा रिवीजन ज़्यादा प्रैक्टिस, कोई कम टॉपिक है जिसके चांसेस कम है उसकी कम रिवीजन कम प्रैक्टिस। ज़ीरो लर्निंग ज़ीरो प्रैक्टिस के साथ हम किसी एरिया किसी सब्जेक्ट को लेके हम एग्जामिनेशन में एंटर नहीं होते। अच्छा, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप में या BCG, इसको हम BCG मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? आपको याद हो हमने कहा था कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर इसका सब्जेक्ट का नाम ही एनालिसिस है, और हम जब एनालिसिस की बात करते हैं तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस के डिफरेंट मॉडल्स पढ़ रहे होंगे। और एक्सटर्नल एनालिसिस में हमने सिर्फ 2 ही मॉडल पढ़ने थे, वो हमारे हो गए ख़त्म, पेस्टल और पोर्टर 5 फोर्सेस। अब इंटरनल एनालिसिस की कहानी शुरू हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गिरेबान में झांक के, अपने अंदर झांक के अपने आप को वैल्यूएट करे। एक्सटर्नल एनालिसिस में हम देखते थे कि एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे असरअंदाज हो रही हैं, और उन असरात की वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग कैसे बदलनी चाहिए, कैसे बेहतर होनी चाहिए। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हम इंटरनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ पे खड़े हैं। इंटरनल एनालिसिस में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम अपने आप को असेस करेंगे, और उसके मुताबिक इंटरनल एनालिसिस के ज़रिए हम डिसीजन मेकिंग करेंगे कि यहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन की बात होगी इंटरनल एनालिसिस की मदद से। जैसे सबसे पहले हम BCG की बात करें, BCG में किस किस्म का इंटरनल एनालिसिस होने वाला है। जिस तरह एक्सटर्नल एनालिसिस डिफरेंट टाइप्स के हमने देखे थे, एक मैक्रो एनवायरनमेंट, एक कंपैरेटिव एनवायरनमेंट। BCG में भी हमें इंटरनल एनालिसिस की एक ख़ास टाइप मिलेगी। BCG में हम इंटरनल एनालिसिस में अपनी कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हम ऑफर कर रहे हैं उनको स्टडी करते हैं। प्रोडक्ट्स कह लीजिए या डिविजन्स कह लीजिए, क्योंकि यूजुअली डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मेड बाय डिफरेंट डिविजन्स। तो हमें प्रोडक्ट के रेफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिविजन्स के रेफरेंस से पूछा जा सकता है कि आपकी कंपनी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या आपकी कंपनी के जो डिफरेंट डिविजन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कीजिए। जनरली किस किस्म का, अभी मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता एलैबोरेट करता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम अगर देखें तो इंट्रा कंपनी एनालिसिस होता है। इंट्रा का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा कंपनी एनालिसिस होता है, और कंपनी की प्रोडक्ट्स या डिविजन्स का एनालिसिस होता है। जैसे आप किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोडक्ट ABC
वो 3 प्रोडक्ट्स बनानी है, 3 का एनालिसिस हमें करने को कहा जा सकता है कि भाई इन प्रोडक्ट्स में से कंपनी के लिए, जस्ट अभी हमने चूंकि टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कौन सी प्रोडक्ट्स हाईली प्रॉफिटेबल हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स मॉडरेटली प्रॉफिटेबल हैं और कौन सी प्रोडक्ट हमारी लॉस मेकिंग है, इस किस्म का एनालिसिस करने को कहा जा सकता है। ये तो प्रोडक्ट्स की बात है, लेकिन डिविजन्स की बात भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने कहा, डिविजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जैसे मैं अपनी फर्म की बात करूं तो देयर आर डिफरेंट डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स कह लो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। एक ऑडिट डिपार्टमेंट है, वो ऑडिट सर्विसेज देने का रिस्पॉन्सिबल है। एक से टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वो टैक्सेशन सर्विसेज का रिस्पॉन्सिबल है। एक कॉर्पोरेट एडवाइजरी है, एक फाइनेंशियल एडवाइजरी है। सो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग डिफरेंट सर्विसेज। तो हम इनको डिविजन्स कह सकते हैं। तो प्रोफेशनल फर्म के रेफरेंस से ये कहा जा सकता है, जी बताइए ये डिफरेंट डिविजन्स में फर्म की, जो आपकी कंपनी के डिफरेंट डिविजन्स हैं, इनमें से हाईली प्रॉफिटेबल, मॉडरेटली प्रॉफिटेबल, लो या लॉस मेकिंग यूनिट या डिपार्टमेंट कौन सा है। सो इंटरनल एनालिसिस किया जाएगा जनाब यहाँ पे, और प्रोडक्ट्स का या डिवीजन का एनालिसिस किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और उनकी प्रायोरिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि एक चीज़ में रखिए कि जो चीज़ हमारी हाईली प्रॉफिटेबल है, ऑर्गेनाइजेशन की इंक्लिनेशन, फोकस उसकी तरफ नेचुरली ज़्यादा होगा, और शायद होना भी चाहिए। जो कंपनी हाई प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आपका फोकस उसकी तरफ होना चाहिए। और जो कंपनी मॉडरेट में कहीं रुकी हुई है, या कंपनी जो हम नीचे चले जाएं, जो लॉस मेकिंग है, उससे आपकी तवज्जो हटनी भी चाहिए। भैया लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, अभी हम डिस्कस मजीद करेंगे क्यों लॉस मेकिंग है, क्यों हाईली प्रॉफिटेबल है। लेकिन चांसेस यही है कि जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है उससे आप जान छुड़ाना चाहो, जो हाईली प्रॉफिटेबल है उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहो, और जो मॉडरेटली प्रॉफिटेबल है उसके बारे में भी सोचना चाहो, यार इसको ऊपर ले जाओ या नीचे लाके बाहर कर दो, तो कुछ सोचना चाहोगे। तो हमारा मकसद इस एनालिसिस का यही होता है कि हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समझें कि भाई कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे रैंक कर रही है, और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस कि किस प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो डिसीजंस ले सकें। अच्छा जी, BCG मैट्रिक्स स्ट्रेटेजी टूल टू एनालाइज कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बिजनेस यूनिट्स बेस्ड ऑन 2 की डायमेंशन। BCG ने एनालिसिस करना है, लेकिन एनालिसिस की बेसिस क्या होती हैं BCG? बड़ा सिंपल सा मॉडल है बेटा ये। इसमें थोड़े से नंबर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा सा आपका वो भी पुराना थोड़ा जो ब्रेक आई है नंबर से, वो भी यहाँ पे आपका थोड़ा नशा थोड़ा टूट जाएगा। तो हम थोड़े से नंबर से भी डील करेंगे, लेकिन बड़े बेसिक से सिंपल से नंबर हैं, और वह नंबर इन्हीं 2 डायमेंशन से रिलेटेड है। 2 डायमेंशंस को लेके BCG मैट्रिक्स हमसे एनालिसिस करवाएगा, और फिर डिसीजन मेकिंग भी हमसे, सजेशन भी मांगी जा सकती है। अच्छा, हमने अभी तक जो काम किया ना पेस्टल में और पोर्टर 4 सोर्सेज में, 5 फोर्सेज में, वहाँ पे हमसे एनालिसिस ही मांगा गया था। डिसीजन शायद किसी सवाल में हमें नज़र नहीं आया। सजेशन दीजिए, रिकमेंडेशन दीजिए, ऐसी कोई बात थी नहीं। एनालिसिस ही था कि भाई एनालिसिस करके बताओ कि डिफरेंट फोर्सेज का इम्पैक्ट क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, उनका हाई है इम्पैक्ट, लो है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे रिलेट करती हैं। लेकिन BCG में जो क्वेश्चन हमें आ सकता है, एग्जाम क्वेश्चन, एनालिसिस भी आ सकता है, और उसमें सॉल्यूशन या रिकमेंडेशन भी, बल्कि हम कहेंगे कि ये अक्सर ही हमें ऐसे ही मिलेगा। हमें अक्सर सवाल ऐसे ही मिलेगा। इसके 2 हिस्से हुआ करेंगे, एक हिस्सा एनालिसिस का हुआ करेगा से पार्ट A, और एक हिस्सा रिकमेंडेशन या सॉल्यूशन का होगा पार्ट B। एनालिसिस में हम फर्दर अगर चलें तो एनालिसिस में अक्सर एग्जामिनर हमें विद डाटा क्वेश्चन दे देता है, और बाज़ औक़ात विदाउट डाटा भी क्वेश्चन देता है। इसको भी समझते हैं, डाटा के साथ वाले सवाल कैसे होते हैं और विदाउट डाटा सवाल कैसे आते हैं, इन दोनों को हम समझेंगे, और पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी इनके देखेंगे। तो मैंने कहा जी, पेस्टल में हमने सिर्फ एनालिसिस पढ़ा था, सॉल्यूशन रिकमेंडेशन हमसे नहीं मांगी गई थी। पोर्टर 5 फोर्सेज में भी हमें एनालिसिस के क्वेश्चन में मिलते हैं, रिकमेंडेशन सजेशन हमसे नहीं मांगी जाती। लेकिन BCG मैट्रिक्स में हमें एनालिसिस भी करने को कहा जाएगा कि बताओ आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रैंकिंग क्या है, किस अंदाज में, अभी हम बात करते हैं।
या कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है, कौन सी मॉडरेट है, कौन सी पुअर परफॉर्म कर रही है, और फिर सजेशन भी दो कि जो प्रोडक्ट अच्छी है गालबन उसको अच्छा कैसे रखा जा सकता है, जो प्रोडक्ट बुरी है उसके बारे में क्या फैसला करना चाहिए हमें, जो प्रोडक्ट मॉडरेट लेवल पे है उसके बारे में फैसला करने के लिए क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए, उसको कहाँ लेके जाएं, उसके बाद हम क्या सलूक करें, फ्यूचर में हमें कैसे उसको लेके चलना चाहिए। तो ये जनाब कहानी है इसकी क्वेश्चन के अंदाज की। तो हम दोबारा अपने आते हैं एनालिसिस की डायमेंशंस के ऊपर। हमें दो अंदाज, दो डायमेंशंस को लेके प्रोडक्ट को एनालिसिस करने को कहा जाता है, एक मार्केट ग्रोथ रेट एंड एक रिलेटिव मार्केट शेयर। इन दो टर्म्स को पहले समझते हैं, इनके रिलेटेड जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, ये नंबर्स अगर हमें क्वेश्चन में दे दिए गए तो उनको यूज कैसे करने हैं वो भी सीखेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिए गए नंबर एज पर आवर रिक्वायरमेंट तो इनको कैलकुलेट कैसे करना है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर इन डायमेंशंस की एप्लीकेशन हम देखते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट में बीसीजी मैट्रिक्स में इनकी एप्लीकेशन कैसे आती है। अच्छा जी, सबसे पहले मार्केट साइज की बात करें। अच्छा, अब यहां पे आपने ध्यान में रखना है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ए की बात अगर करें तो मार्केट साइज ऑफ प्रोडक्ट ए से क्या मुराद है? मार्केट साइज से मुराद है प्रोडक्ट ए की ओवरऑल सेल इन द कंट्री कह लो, इन द इकोनॉमी कह लो, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली इट इज मेजर्ड इन एनुअल टर्म्स। सो मार्केट साइज इज द टोटल पोटेंशियल सेल्स और रेवेन्यू, क्वांटिटी में भी मेजर किया जा सकता है, रेवेन्यू भी मेजर किया जा सकता है, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन अ स्पेसिफिक मार्केट, जैसे मैंने कहा कंट्री, सिटी या इकोनॉमी, फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली एनुअल। सो प्रोडक्ट ए का मार्केट साइज से मुराद है, जनरली जो समझा जाएगा प्रोडक्ट ए की सालाना हमारे मुल्क में सेल कितनी है, दिस इज कॉल्ड मार्केट साइज। प्रोडक्ट ए के सालाना कितने यूनिट्स बिकते हैं हमारे मुल्क में, दिस इज द मार्केट साइज। मार्केट साइज की इंफॉर्मेशन बड़ी अहम है बेटा, क्योंकि मार्केट साइज की इंफॉर्मेशन बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है अपनी प्रोडक्ट बेचने का, क्योंकि आपने मार्केट साइज में से ही अपना शेयर लेना है ना। मार्केट शेयर की जो बात आगे कर रहे हैं वो साइज में से शेयर लेने की बात है। सो मार्केट साइज की अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करती है असेसिंग द ओवरऑल पोटेंशियल एंड स्केल ऑफ मार्केट। एग्जाम्पल जैसे, अच्छा मैंने जैसे एक मार्केट कहा, मार्केट ग्लोबल भी हो सकती है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ के आए हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन की बात करें, ग्लोबल प्रोडक्ट है, तो ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट साइज माइट बी, अज्यूम करें फिगर $500 बिलियन है एनुअली। सो ये एक मार्केट होगी, ग्लोबल मार्केट, ये एक प्रोडक्ट होगी। सो एक स्पेसिफिक मार्केट, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का पोटेंशियल सेल ओवर अ गिवन पीरियड, ये आपकी मार्केट साइज की डेफिनेशन आ गई। और मेजर कैसे की जा सकती है? इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका मार्केट साइज आ गया। दूसरी टर्म मार्केट ग्रोथ रेट। मार्केट ग्रोथ रेट बड़ा सिंपल टर्म है, कोई साइंस नहीं है कि भाई इसमें सिंपल। जी बेटा, बेटा अगर मार्केट में प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन के बाद लॉन्च की, तो डेफिनेटली उसका मार्केट साइज, अभी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका मार्केट शेयर है नहीं। वो आपको असेस करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट, जैसे आपको देखना पड़ेगा वो प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आ रही है या किसी प्रोडक्ट का अपग्रेडेड वर्जन है, नई प्रोडक्ट है लेकिन है किसी खास, जिस तरह हमने कल पढ़ा था, कुछ दिन पहले कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रही है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट का तो मार्केट साइज नहीं पता, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट्स की डिमांड, यूटिलिटी, यूटिलाइजेशन से आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो वहां पे लिखा होगा मार्केट साइज अंदाजन इतना है। जहां पे मार्केट साइज एक्चुअल एग्जिस्ट करेगा, हमें एक्चुअल बताया जाएगा भाई ये मार्केट साइज है। जहां पे नई प्रोडक्ट का लॉन्च है, वहां पे मार्केट साइज का अंदाजा हमें बताया जाएगा, ठीक है। तो हम उसको अंदाजे को लेकर चलेंगे, और प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है ये, क्योंकि ये बातें बेटा सारी बातें प्रैक्टिस की हैं। बिजनेस में आप जा रहे हो तो बिजनेस में चीज़ों को कैसे देखना है। तो यस, हम नई प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे, हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एनालिसिस भी कर रहे होंगे। तो फिलहाल हम अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के एनालिसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीसीजी मैट्रिक्स में हमने बात शुरू यहाँ से की कि हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, मल्टी डिविजन्स हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस, उनकी पोजीशनिंग देखना चाह रहे हैं, वो कहाँ पे खड़ी हैं इस वक्त हमारी प्रोडक्ट्स।
अच्छा, ये मार्केट ग्रोथ, इट इज वेरी सिंपल, इट इज द रेट एट विच मार्केट साइज इज एक्सपेंडिंग ओवर अ डिफाइंड पीरियड, यूजुअली एनुअली। और मार्केट ग्रोथ की टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इंडिकेट्स मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। अगर मार्केट इज ग्रोइंग तो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को भी फ्यूचर में चार्म नजर आता है, भी मार्केट ग्रो कर रही है तो आवर बिजनेस कैन आल्सो ग्रो। और अगर मार्केट की ग्रोथ कम है या नेगेटिव है तो हमें भी अपने बिजनेस या उस प्रोडक्ट के बारे में मोहतात होना पड़ेगा। अगेन बात ध्यान में रखिए, हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ए की मार्केट साइज की बात कर रहे हैं, उसकी मार्केट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और उसके फ्यूचर के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी फ्यूचर में कैसी हमारे साथ चलेगी। मार्केट ग्रोथ कैलकुलेट करने का तरीका इज वेरी सिंपल। हमें एक डाटा दिया जाएगा एग्जामिनेशन में डिफरेंट ईयर्स का, हमें मार्केट साइज दिया जाएगा करंट ईयर का, हमें मार्केट साइज दिया जाएगा प्रीवियस ईयर का। तो मार्केट साइज ऑफ द करंट ईयर माइनस मार्केट साइज ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये ग्रोथ आ गई, डिवाइडेड विद द बेस मार्केट साइज ऑफ द प्रीवियस ईयर। यूजुअली इट इज कोटेड इन परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डाटा आपके सामने लिखूं, आपको एक डाटा दिया गया 2022 और 2024 रुपीज इन मिलियन में रेवेन्यू का, बल्कि हम फिलहाल हम 2022 और 23 करते हैं। 2022 और 23 का डाटा दिया गया रुपीज इन मिलियन में। हमें ये बताया गया 575 मिलियन है और ये बताया गया 595 मिलियन है। तो अब हमसे कहा जाए बताइए मार्केट में ग्रोथ कितनी है। ये मार्केट साइज हमें बताया गया है, मार्केट साइज का डाटा है। तो ग्रोथ निकालने का भी जो हमने फार्मूला पढ़ा है, मार्केट ग्रोथ इज इक्वल टू करंट ईयर का रेवेन्यू 595 माइनस प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू 575 ओवर बेस 575 इंटू 100। तो कितनी ग्रोथ है भाई? 3.5%। ये ग्रोथ है जी हमारी। अल्टरनेटिवली एक और सिचुएशन दी जाए हमें, ये केस 1 था, केस 2 दिया जाए कि भाई 575 था 270 2022 में और यहाँ पे आ गया 550। अब हमसे कहा जाए ग्रोथ कैलकुलेट करो। वी विल कैलकुलेट मार्केट ग्रोथ एज सेल्स इन द रीसेंट ईयर माइनस सेल्स इन द प्रीवियस ईयर ओवर बेस ईयर 575 इंटू 100। कितनी ग्रोथ है जी? नेगेटिव 4.35%। ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, ग्रोथ कैन बी नेगेटिव। ठीक है जी, ग्रोथ पॉजिटिव है, अच्छी बात है, हायर पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है हमारी प्रोडक्ट के लिए। ग्रोथ नेगेटिव है तो ये शायद इंडिकेशन है कि हमारी प्रोडक्ट इस वक्त डिक्लाइन में है और फ्यूचर में ये प्रोडक्ट हमारी ख़त्म होने वाली है। सो हमने कहा कि बीसीजी मैट्रिक्स प्रोडक्ट की पोजीशन एनालिसिस करती है 2 डायमेंशंस को लेके, एक मार्केट ग्रोथ को लेकर और एक मार्केट शेयर को लेके। मार्केट साइज की टर्म हमने पढ़ी है सिर्फ मार्केट ग्रोथ डिटरमिन करने के लिए। एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट मार्केट ग्रोथ दे देगा या कभी मार्केट साइज बता देगा 2 सालों की, ताकि मार्केट ग्रोथ खुद निकाल लें। हमें बीसीजी मैट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए हर प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ चाहिए कि ग्रोथ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हायर है या लोअर है। हमें मार्केट ग्रोथ चाहिए उस प्रोडक्ट की। और ग्रोथ के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, या एग्जामिनर हमें मार्केट ग्रोथ डायरेक्टली दे देगा या हमें मार्केट साइज देगा कि ग्रोथ खुद निकाल लो। तो हमें साइज दे दे, ग्रोथ हमें निकालनी इस प्रोडक्ट की आ गई, कैसे ग्रोथ मेजर की जाती है। इसका हाई लो क्राइटेरिया हम बाद में जज करते हैं कि कैसे हम किस ग्रोथ को हाई करेंगे, किसको लो कहेंगे, उसमें हम बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, तीसरी चीज मार्केट साइज है। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट शेयर, हमारी प्रोडक्ट का मार्केट साइज में हिस्सा कितना है। हमारा रेवेन्यू और मार्केट रेवेन्यू, मार्केट साइज कह लो, हमारी कंपनी का रेवेन्यू कितना है और मार्केट का टोटल रेवेन्यू, मार्केट साइज कितना है। तो यहां से हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, इफ एप्पल जनरेट $200 बिलियन सेल एंड द मार्केट साइज इज 500 बिलियन, तो भाई एप्पल का मार्केट शेयर कितना हुआ? 200 बटा 500, सिंपली 40%। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल कि आप मार्केट शेयर कैसे मेजर करते हैं। तो अगर आपके पास अपनी जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं उसकी मार्केट ग्रोथ रेट अवेलेबल है और उसका आपके पास मार्केट शेयर अवेलेबल है, देन वी कैन कमेंट, एनालाइज
आवर पोर्टफोलियो विद वन मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अब आपने याद रखना है क्वेश्चन में डाटा क्या दिया जाएगा। एक हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगी क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिवीजन आएंगे जिनका हमने पोजीशन एनालिसिस करना है। हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिवीजन का डाटा दिया जाएगा। डाटा क्या क्या होगा? एक मार्केट साइज या मार्केट ग्रोथ। साइज देंगे तो ग्रोथ हम खुद निकाल लेंगे, लेकिन ग्रोथ दे दिया तो ठीक है, हमारा काम चलेगा। दूसरी चीज, हमें मार्केट शेयर ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब मैं ईच प्रोडक्ट एंड डिवीजन में कह देता हूं इसको। प्रोडक्ट डिवीजन अंडरस्टूड है। मार्केट शेयर, बल्कि इसको कहना चाहिए आवर मार्केट शेयर ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड डिवीजन। और एक चौथी इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए यहां पे भाई, 1, 2, 3 and 4, that is each product's market leader share। यूजुअली क्वेश्चन में ये 4 इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होंगी, उसके बाद हमें अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के एनालिसिस को कहा जाता है कि भाई ये 4 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मल्टी प्रोडक्ट्स की, मार्केट साइज और रिलेटेड मार्केट ग्रोथ क्या है, हमारा मल्टी प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर कितना है, और हर प्रोडक्ट के मार्केट लीडर का शेयर कितना है। इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें बीसीजी मैट्रिक्स को अप्लाई करने को कहा जाता है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे। ये केस में हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, डायरेक्टली देगा या इनडायरेक्टली देगा, हमें इन क्वेश्चन की बेसिस पे ही बीसीजी मैट्रिक्स को अप्लाई करना है। अच्छा जी, बीसीजी मैट्रिक्स को अप्लाई करने से पहले जरा रिकॉल मैं करवा दूं आपको। आपने बीसीजी की टर्म पहले पढ़ी हुई है? आपने प्रोडक्ट क्वाड्रेंट्स पढ़े हुए हैं? स्टार, कैश काउ, ये टर्म्स पढ़ी हुई हैं? नहीं पढ़ी हुई। चलें जी, पहले हम फिर उनसे तारुफ ले लेते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स के तहत ही ये क्वाड्रेंट्स प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इनको प्रोडक्ट क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स के तहत प्रोडक्ट 4 तरह की होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक प्रोडक्ट होती है स्टार प्रोडक्ट। स्टार प्रोडक्ट यूजुअली यूज किया जाता है इमर्जिंग प्रोडक्ट के लिए, इमर्जिंग प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे आजकल के दौर में कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी कोई एआई बेस्ड प्रोडक्ट अगर डेवलप करे तो दैट मे बी अ स्टार प्रोडक्ट, कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस प्रोडक्ट ने फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमाना है। एक प्रोडक्ट कैटेगरी होती है कैश काउ। कैश काउ हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो कि हमारी बड़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है करंटली। स्टार है इमर्जिंग, फ्यूचर में बनेगी, पोटेंशियल बहुत है लेकिन फ्यूचर में बनेगी। लेकिन कैश काउ है जो कि हमारी पीक पे पहुंची भी है, स्टार के मरहले से गुजर के कैश जनरेटिंग यूनिट बन चुकी है। हमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमा के देने वाली प्रोडक्ट कैश काउ है। आप कह सकते हैं ये अपनी पीक पे है, ये अपनी मैच्योरिटी पे है प्रोडक्ट भी, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इस प्रोडक्ट में पीक पे है। फिर एक प्रोडक्ट को कहता है बीसीजी ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क। ये प्रोडक्ट समझिए बीसीजी के मुताबिक ये क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट मतलब एक प्रॉब्लम चाइल्ड है। हमें पता नहीं लग रहा ये ऊपर को है या नीचे को है। इसका पता है ये टॉप पे खड़ी हुई है, इसका पता है ये टॉप पे जा रही है, नीचे एक प्रोडक्ट चलें वो भी डाल देते हैं। चौथी कैटेगरी होती है डॉग। ठीक है जी, तो ये तो समझें ख़त्म हो रही है, डाइंग प्रोडक्ट है हमारी। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट तो हमारी डाइंग प्रोडक्ट है और ये शायद करंटली लॉस मेकिंग हो चुकी है या जल्दी लॉस में जाने वाली है। और ये वो प्रोडक्ट है जिसको हमें शायद डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए,
should be discontinued in the near future. Company may have to discontinue in the near future. तो क्वेश्चन मार्क अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन क्लियर नहीं होती कि ये ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी। अच्छा, अब ये हमने बीसीजी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट्स को, अपनी प्रोडक्ट को इन चार में से किसी एक कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को या डिवीजन को, हमने कहा था ना अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करके हमने इन चार में से कोई एक टैग लगाना है अपनी हर प्रोडक्ट पे कि हमारी ABCD चार प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट में कोई स्टार है या नहीं है, कोई इनमें काओ कैश काओ है या नहीं, कोई इनमें क्वेश्चन मार्क है या नहीं, और डॉग है या नहीं। ये एनालिसिस पार्ट है कि हम किस तरह अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस करके उनको टैग लगाएं। लेकिन जैसे मैंने कहा बीसीजी में सिर्फ एनालिसिस पार्ट नहीं आता, हमें इसका सोल्यूशन पार्ट ही आता है कि आपने ए पे अगर स्टार का टैग लगा दिया तो प्रोडक्ट ए के बारे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्रोडक्ट बी पे आपने क्वेश्चन मार्क का टैग लगा दिया तो प्रोडक्ट बी के बारे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दूसरा पार्ट हमारे क्वेश्चन का आएगा। अभी हम आज के दिन सिर्फ एनालिसिस पार्ट पे फोकस करेंगे कि हम किस तरह प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं उन्हीं दो डायमेंशंस के ऊपर। कौन कौन सी डायमेंशन है? मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। हर प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ देखेंगे, हर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर देखेंगे। इन दो डायमेंशंस को एनालाइज करके हमने टैग लगाना, और ये नहायत ही सिंपल काम है भाई। और इसके लिए हमें बीसीजी ने गाइडलाइन दी हुई है, ये डायग्राम आपने देखना है हर प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ को, कि मार्केट ग्रोथ हाई है या लो है। हर प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ को देखेंगे और फिर अपना मार्केट शेयर देखेंगे कि आपका मार्केट शेयर उसमें प्रोडक्ट में हाई है या लो है। अगर मार्केट ग्रोथ हाई, मार्केट शेयर भी हाई, तो प्रोडक्ट स्टार है आपकी। ठीक है जी। रिकमेंडेशन क्या है? ये प्रोडक्ट भाई फ्यूचर में बहुत ग्रो करनी है, इसमें पैसा लगाओ, इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। इमर्जिंग प्रोडक्ट होती है ना स्टार, तो इसमें रिकमेंडेशन, आल्दो मैंने कहा रिकमेंडेशन पार्ट हम डिटेल में डिस्कस आगे चल के करेंगे, लेकिन वेरी ब्रीफली ताकि आपके जहन में एक थोड़ा सा बेसिक इमेज क्रिएट हो जाए, इसके लिए मैंने ये एक छोटी सी 1-2 वर्ड्स की रिकमेंडेशन यहाँ पे डाल दी है। डिटेल डिस्कशन इंशाअल्लाह हम कल कर रहे होंगे रिकमेंडेशन पार्ट पे। फिलहाल हमारा मेजर फोकस एनालिसिस के ऊपर है कि हम कैसे हर प्रोडक्ट के मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर को एनालाइज करके उसका क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। अच्छा, क्वाड्रेंट बाय द वे इसको इसलिए कहा जाता है, मैंने आपके सामने क्वाड्रेंट बनाया नहीं। क्वाड्रेंट बेसिकली ये 4 डब्बों में मैं प्रेजेंट करता है बीसीजी। वो कहते हैं जी ये आपका स्टार है, ये आपका कैश काउ है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट के 4 क्वाड्रेंट, वो इसलिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा बेटा, मैं कभी क्वेश्चन मार्क करते करते ना क्वेश्चन मार्क की जगह एग्जाम ये बोर्ड पे ऐसे साइन भी बना दूंगा, बट आपने एग्जाम में क्वेश्चन मार्क लिखना है, साइन नहीं बनाना, बिकॉज द टर्म यूज्ड बाय द बीसीजी इज क्वेश्चन मार्क। मैं कभी टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन मार्क भी बोर्ड पे लिख दूंगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। और ये डॉग, ये क्वाड्रेंट इसलिए कहा जाता है कि ये जो बीसीजी ने इसको 4 डब्बों में सब प्रेजेंट किया था, इसलिए क्वाड्रेंट कहा जाता है इसको। तो एनीवेज, अच्छा जी, अब अगर आपकी मार्केट ग्रोथ प्रोडक्ट की लो है, अगेन हाई लो का फैसला कैसा करना है हम देखेंगे। हमारा मार्केट शेयर हाई है तो ये प्रोडक्ट कैश काउ है। जरा देखिएगा तवज्जो से। हाई ग्रोथ इमर्जिंग प्रोडक्ट की होती है, लो ग्रोथ किस प्रोडक्ट की होती है? जो अपनी पीक पे पहुंच चुकी है, जो अपनी पीक पे पहुंच चुकी है, मतलब अपनी मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल पे परफॉर्म कर रही है। जब एक प्रोडक्ट इमर्जिंग है, हाई ग्रोथ से चलती चलती पीक की तरफ जाती है। जब प्रोडक्ट पीक पे पहुंचती है तो उसका ग्रोथ रेट बड़ा नेग्लिजिबल हो जाता है। अब उसने वहां पे अपने आप को वेरी लो ग्रोथ पे सस्टेन कराना है, और अल्टीमेटली हर प्रोडक्ट ने फिर डिक्लाइन पे जाना होता है। लाइफ साइकिल की थोड़ी बहुत स्टेजेस तो आपने पढ़ी हुई ना आपने, तो डिक्लाइन पे जाना होता है। अब यह प्रोडक्ट पे है कि वो कितनी देर पीक पे अपना स्टे करती है। अल्टीमेटली साल, 2 साल, 6 महीने बाद उसने नीचे आना है। तो ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ लो का मतलब मार्केट प्रोडक्ट मैच्योर है। मैच्योर प्रोडक्ट में अगर आपका शेयर हाई है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट भी मुझे लगी नहीं आपकी। मैच्योर प्रोडक्ट में अगर आपका मार्केट शेयर हाई है तो ये आपकी प्रोडक्ट कैश काउ है, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही होगी।
तो इससे जितना कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि इस वक्त पीक पे खड़ी है, आपका शेयर भी अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा दे दिया, जो कमा सकते हो कमा लो, कल को इसने नीचे आने हैं, जितना बचत ले सकते हो ले लो इस प्रोडक्ट से, इस पर तवज्जो करके शॉर्ट टर्म में जितना कमा सकते हो कमाओ। अच्छा फिर क्वेश्चन मार्क, भाई एक प्रोडक्ट है उसकी मार्केट ग्रोथ तो हाई है लेकिन हमारा शेयर लो है। अब ये क्वेश्चन मार्क इसलिए अभी कि हमारी परफॉर्मेंस में खराबी है कहीं, वो खराबी क्या है, उसको कैसे दूर किया जाए, क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर मार्केट ग्रोइंग है, हमारा शेयर लो है, हम कहीं नहीं खड़े इस मार्केट में, हमारा हिस्सा कहीं है ही नहीं, तो मार्केट ग्रो करती भी जाएगी तो मेरा शेयर अगर लो है तो मुझे तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना। तो मुझे सोचने की जरूरत है कि मार्केट की ग्रोथ का मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये प्रोडक्ट के साथ क्या किया जाए, असूलन इसको मैं वैल्यूएट करना है। भाई अगर मार्केट ग्रोथ हाई है इसका मतलब इस प्रोडक्ट में तो पोटेंशियल है, लेकिन शायद हम उस पोटेंशियल को मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे, तो हमें थोड़ा एवेल्युएशन की जरूरत है, क्वेश्चन मार्क है, इसमें को क्लियर कट स्ट्रेटजी में डेवलप करने की जरूरत है। और अगर मार्केट भी लो है, ग्रोथ भी लो है और हमारा शेयर भी लो है, तो ये प्रोडक्ट डॉग है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट से निकल जाओ, डाइवर्स्ट कर दो। इस प्रोडक्ट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है शायद नियर फ्यूचर में आपको इससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट भी ग्रो नहीं कर रही, आपके पास शेयर है ही नहीं। तो जब मार्केट ग्रो ही नहीं कर रही इसका मतलब मार्केट डिक्लाइन की तरफ जाने वाली है। अब मार्केट डिक्लाइन की तरफ जाने वाली है तो असूलन उस प्रोडक्ट में जान मार के शेयर हासिल करने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि डाइम प्रोडक्ट जो पहुंचने वाली उस एरिया पे, उस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करके शेयर बढ़ा भी लोगे तो जैसे ही आपका बाय द टाइम आपका शेयर बढ़ना है मार्केट ने गुड़ुम हो जाना है, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट सारी एफर्ट में गो वेस्ट। तो ये साथ साथ मैंने थोड़ी थोड़ी सी रिकमेंडेशन ब्रीफली बता दी आपके सामने, लेकिन डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। तो ये जनाब बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया आ गया कि आपने हर प्रोडक्ट को असेस करना है इन लेवल्स पे, उसके हिसाब से फैसला किया करेंगे। अब ये असेस कैसे करने हैं, उसकी बेसिस क्या है, एक ब्रीफ सी एक्टिविटी करके, बल्कि हम एक क्वेश्चन ही देखते हैं यार, सीधा छोड़ो। अब ये मजे की बात देखो, ये अब ये एक सवाल है, हम इसी सवाल को एड्रेस करते हैं ज़रा। इसमें हमें 2 डिवीजन का डाटा दिया गया है, सलून एंड कॉस्मेटिक्स, और ये सवाल ICAP का पास पेपर का सवाल है। इतनी सी डिस्कशन के बाद हम ये सवाल करने जा रहे हैं। ये सवाल में डाटा कोई नहीं है, सारी कहानी स्टेटमेंट ही है, लेकिन BCG का मैट्रिक्स का सवाल हमें डाटा के साथ भी आ सकता है, विदाउट डाटा भी आ सकता है। तो हम इस सवाल को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या, ये सवाल पुरानी स्कीम का, नई स्कीम जैसे मैंने कहा एक ही सवाल आया हुआ है मार्च 22, उसको भी देखेंगे इंशाअल्लाह हम। अच्छा, इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। इसमें हम सिर्फ एनालिसिस पार्ट करेंगे, इसमें हिस्से 2 हैं। पार्ट ए, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द क्वाड्रेंट्स इन विच अबव डिवीजन्स फॉल्स। क्वाड्रेंट्स मतलब स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग, इनमें से किस क्वाड्रेंट में ये डिवीजन्स फॉल करते हैं। हो सकता है दोनों एक ही डिवीजन में एक ही क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हो सकता है दोनों डिफरेंट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं, 4 में से कहां फॉल करते हैं वो देखने हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस मतलब आप आइडेंटिफाई करो और बताओ भी क्यों। क्यों का जवाब यहां से निकलेगा, क्या भाई हम क्वाड्रेंट स्टार में क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि उसकी ये भी हाई है ये भी हाई है इसलिए स्टार में है। दिस इज द डिस्कशन पार्ट, ठीक है, इसको हमने एलैबोरेट करना होगा। और दूसरा पार्ट इसका, डिस्कस एनी 2 स्ट्रेटजी, जो मैंने कहा था सोल्यूशन, कि फैशनिस्टा कौन सी 2 स्ट्रेटजीज हर डिवीजन के लिए अडॉप्ट करे। ये पार्ट को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एनालिसिस पार्ट ए को देखेंगे, ठीक है जी। तो फैशनिस्टा बाय आगा अंसारी is considering growth opportunities for its organization which has the following divisions. एक डिवीजन है सलून, एक डिवीजन है कॉस्मेटिक्स। इनकी ग्रोथ के बारे में कंपनी प्लानिंग कर रही है। सलून डिवीजन was a brainchild of Agha Ansari. It was established in early 1990. अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन समवेयर को 2015-17 के करीब आया था, पुरानी स्कीम में जब BMBS होता तो उस जमाने में आया था। इसका मतलब ये बात कर रहे हैं कि 1990-90s में प्रोडक्ट ये डिवीजन लॉन्च हुआ था, इसका मतलब उसको 20-25 साल हो गए में, मतलब काफ़ी पुराना ये डिवीजन है, कोई नई प्रोडक्ट नहीं है। आप इसको इन अदर वर्ड कह सकते हो ये एक मैच्योर प्रोडक्ट होगी जिसको 20-25 साल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड गॉट इमीडिएट रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन एंड हाईली क्वालिफाइड स्टाइलिस्ट। बड़ी पॉपुलर हो गई थी लॉन्च होती भाई। This division has a dominant position having substantial market share. मैंने क्या कहा था कि हर प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी 2,
एक मार्केट शेयर और दूसरा मार्केट ग्रोथ। तो मार्केट शेयर की इंफॉर्मेशन तो आ गई कि भाई ये डिवीजन में हमारा मार्केट शेयर सब्सटेंशियल है। तो सब्सटेंशियल का मतलब हाई या लो? हाई। सब्सटेंशियल मार्केट शेयर हाई हो गया, ठीक है इस प्रोडक्ट का। आगे चलते हैं। ऑल्दो ओवरऑल मार्केट इज मैच्योरिंग एंड हैज लो ग्रोथ, ये जनाब लो ग्रोथ आ गई, मार्केट ग्रोथ लो होगी। अब चले जाइए ग्रिड पे, मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ लो है, ग्रोथ लो है, मार्केट शेयर हाई है, तो ये प्रोडक्ट कैश काउ है। हमसे ये पूछा गया था, तो ये इतना सा मामला है। ये अगर 3 4 या 5 नंबर का पार्ट होगा पार्ट ए, तो उसमें आपने एक प्रोडक्ट को बता दिया भाई ये प्रोडक्ट में मार्केट ग्रोथ लो है, मार्केट शेयर हाई है, तो ये प्रोडक्ट कंपनी की कैश काउ है, ठीक है जी। ये सिर्फ ये 3 बातें लिखने के आपके 1.5-2 नंबर यहाँ पे मिलने हैं आपको। एक खूबसूरत सा आपने सेंटेंस बना के 1.5-2 लाइन का उसमें ये बातें लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी होना चाहिए। बाकी अभी इसका आंसर एग्जामिनर का भी पढ़ते हैं जिसमें मजीद हमें शायद कुछ और सीखने को मिल जाए। दूसरा डिवीजन आइए, कॉस्मेटिक डिवीजन। दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड 6 years ago। इसका मतलब ये रिलेटिवली नया डिवीजन है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हैज बीन एमर्जिंग, एमर्जिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट हाई होता है, इसका ग्रोथ रेट मार्केट ग्रोथ इसका हाई होता है। एमर्जिंग इंडस्ट्री हम बात कर चुके हैं। हाउएवर प्रेजेंटली दिस डिवीजन हैज अ लो मार्केट शेयर, ये भी क्लियर हो गया जी। तो मार्केट शेयर लो है और ग्रोथ हाई है, तो जनाब ग्रोथ हाई है और मार्केट शेयर लो है, तो ये प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। तो इतनी सिंपल इसकी एप्लीकेशन है। अब ये सवाल डाटा के बगैर था, इसमें डाटा में गिवन नहीं था, डाटा के बगैर ही हमें उसने क्लियरली बता दिया मार्केट शेयर की इंफॉर्मेशन भी और मार्केट ग्रोथ की इंफॉर्मेशन भी। ये नहायत ही सिंपल सवाल, ये शायद मैंने वैसे बाय द वे पार्ट ए कहा मैक्सिमम 4 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 3 से 4 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हमें ये डाटा अवेलेबल, ये वैल्यू हाई लो में अवेलेबल ना हो, डाटा दिया जाए तो हमें डाटा से फिर खुद हाई या लो असेस करना पड़ेगा, वहाँ पे मार्क्स बढ़ जाएंगे नेचुरली, कि हमें डाटा की कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। उस कैलकुलेशन की बेस पे हम देखेंगे कि मार्केट ग्रोथ हाई या लो है और मार्केट शेयर हाई या लो है। तो जब डाटा की कैलकुलेशन आ जाएगी, नंबर जो भी मैं कह रहा हूँ शायद एक प्रोडक्ट के 1.5 या 2 नंबर हैं, तो फिर वो मे बी 3 या 4 नंबर हो जाएंगे एक प्रोडक्ट के एनालिसिस के, ठीक है। उस हिसाब से नंबर हमारे बदलते हैं। तो ये चीज़ इसका एनालिसिस पार्ट था, और इसके एनालिसिस पार्ट के साथ ही आंसर भी पढ़ते हैं जी। इसने आंसर बड़े खूबसूरत से थोड़े बना के लिखे हुए हैं, तो हम पढ़ते हैं जी। इसमें हमारे लिए कोई लर्निंग की बात है। अकॉर्डिंग टू BCG मैट्रिक्स दिस डिवीजन इज अ कैश काउ। अब उसने आगे ये तो उसने आइडेंटिफाई कर दिया, अब आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट आ गया। इट हैज रिलेटिवली हाई मार्केट शेयर इन एन अदरवाइज लो ग्रोइंग मार्केट। ये जो बात हमने की थी वो बात यहां पे खत्म होगी। आगे क्या लिखा देख लेते हैं जी। दिस डिवीजन माइट हैव अटेन्ड हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड और हैव बिकम एफिशिएंट थ्रू एक्सपीरियंस। ये उसने कैश काउ की एक्सप्लेनेशन बता दी, क्योंकि पुराना डिवीजन है तो हाईली प्रॉफिटेबल होने की, हाई मार्केट शेयर होने की वजह उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हाई मार्केट शेयर आपका क्यों है, क्योंकि आप प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आए थे। उसने शुरू में बताया था प्रोडक्ट बड़ी आपकी पसंद की गई थी, स्टेट ऑफ द आर्ट आपका डिज़ाइन था, सैलून का आपके जो कारीगर हैं बड़े स्पेशल थे। सो उसी को थोड़ा हाईलाइट करते उसने एक्सपीरियंस बता दिया कि भाई आपकी एफिशिएंसी और एक्सपीरियंस की वजह से शायद ये आ रहा है। अच्छा, मजीद इसने जो डाटा आगे डाला है न्यू एंट्रेंट से, ये तो पोर्टर 5 से वाला डाटा आ गया। न्यू एंट्रेंट वुड बी रिलक्टेंट टू एंटर एज दे मे परसीव दैट द मार्केट इज ओल्ड एंड नियर डिक्लाइन। इसने ये डाटा भी डाल दिया। अब ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये थोड़ा सा कह लें एक्स्ट्रा डाटा। ये अब आपको कैसे आपको समझना है कि मुझे कितना डाटा डालना है, तो कितना गुड डालना है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले इंडिकेशन दी, यू हैव टू लुक एट द मार्क्स। आपको मार्क्स देखने हैं भाई। एक सवाल 5 नंबर का है तो 1.8 into 5 9 मिनट्स आपके पास तो सवाल को हल करने के लिए। इस तरह के सवाल को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं, सिंपल सा सवाल है, कोई डाटा नहीं, कोई कहानी लंबी चौड़ी नहीं है, 1-2 मिनट में आपने पढ़ लिया। इसका मतलब आपका 7 मिनट है लिखने के लिए। तो ये बेटा सोच के लिखना है कि भाई जितने मिनट्स एग्जामिनर ने आपको दिए हैं
उसके हिसाब से आपने गुड डालना है तो नंबर पूरे होने हैं। अगर आप कहोगे भाई मैंने ये सवाल यहाँ पे ख़त्म कर देना है और अगर ये पार्ट 3 नंबर का था तो 3 में से शायद पासिंग नंबर आपको मिल जाएंगे, फेल नहीं हो गया आप, ये मैं बता दूं। आपने सिर्फ जुमला यहाँ पे ख़त्म कर दिया ना तो आपको 3 में से 1.5 मिल गए, क्योंकि आपने टाइम ही पूरा नहीं ना लगाया आपने, क्योंकि ये जुमला लिखने में तो आपको 30 सेकंड लगे होंगे, जबकि हम कह रहे हैं इस पार्ट को हल करने के लिए आपके पास शायद 3 या 4 मिनट है। तो आपने बात जब यहाँ पे ख़त्म करके छोड़ दी तो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बेसिक मसाले आपने पूरे कर दिए हैं। लेकिन अब ज़रा थोड़ा फ्लेवर ऐड करने के लिए चीज़ें डालनी है ताकि 50% से हम 55, 60, 65, 70 पे जा सकें, तो उसके लिए कुछ आपको एक लम्हे का पॉज लेकर सोचना पड़ेगा भाई यहाँ पे मैं और क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिहाज से। उसकी जैसे यहाँ पे उसने 2 बातें की हैं। एक, उसने कहा एग्जिस्टिंग जो पोजीशन उसने हासिल की है उसके पीछे पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती है, और दूसरी चीज़ उसने जो बताया है कि फ्यूचर में उसकी पोजीशन ये किस तरह सिक्योर है या नहीं। एक उसने प्रेजेंट की बात कर दी, कहाँ प्रेजेंटली जो पहुंचे हैं किस लिए पहुंचे हैं, और एक थोड़ी फ्यूचर के रेफरेंस से बात कर दी कि न्यू इंटरेंट का यहाँ पे खतरा कम है क्योंकि मार्केट मैच्योर है, मार्केट आपका फ्यूचर में इसका ग्रोथ लो हो चुका है, जो डिक्लाइन के करीब है। न्यू एंट्रेंट इन्वेस्टमेंट करके इसमें पंगा नहीं लेगा, उसको पता है कि बाय दैट टाइम मैं जगह बनाऊंगा मार्केट ने डिक्लाइन में चले जाना तो मेरी इन्वेस्टमेंट में गो वेस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसने एलैबोरेट कर दिया। इसी तरह हम कॉस्मेटिक्स का पढ़ते हैं। दिस डिवीजन इज क्वेश्चन मार्क बीसीजी मैट्रिक्स के तहत दिस डिवीजन हैज अ रिलेटिवली लो मार्केट शेयर एंड इन एन अदरवाइज हाई ग्रोइंग मार्केट। तो यहां तक हमारा जो जो निचोड़ है ना पूरा हो गया। अब आगे की कहानी, since the market is growing quickly there is an opportunity to increase market share but initially it would require substantial investment to increase or even maintain the existing market share। क्योंकि हम ऑलरेडी लो पे खड़े हैं ना, मार्केट तो ग्रोइंग है लेकिन हम लो पे हैं। तो हमने जैसे इनिशियल ब्रीफ जो रिकमेंडेशन पढ़ी थी वो यही थी क्वेश्चन मार्क के ऊपर कि आपको इसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए एवेल्युएट करना चाहिए। आपने लो शेयर से हाई में अगर कन्वर्ट करना है इस प्रोडक्ट को, आपने इसको क्वेश्चन मार्क से स्टार में अगर लेके जाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करनी पड़ेगी। यूजुअली बिगर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट को एक क्वाड्रेंट से दूसरे अपर क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए। तो वो उसने यहाँ पे मार्क कर दिया कि भाई उसको देखने की ज़रूरत है। पार्ट बी अभी हम फ्यूचर स्ट्रेटजीज उस पर हम बात अभी नहीं कर रहे। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? तो बड़ा सिंपल जनाब, हमने सिर्फ ये डायग्राम याद करनी है। ये डायग्राम से बीसीजी का हमारा एनालिसिस पार्ट हल हो जाता है। ये हाई लो में क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, नहीं बताएगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे असेस करना है, वो अब हम सीखने जा रहे हैं। जी, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम ज़रा बात करते हैं थोड़ा, अगर हमें डाटा दे दिया जाए तो डाटा से ये हाई लो की कहानी कैसे बनानी है। ठीक है जी, तो एक ब्रीफ सा हमारे पास एग्जाम्पल डाटा अवेलेबल है। हम इस डाटा से थोड़ा खेलते हैं और इससे असेस करते हैं, इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो पढ़ते हैं जनाब, ये 3 प्रोडक्ट्स का डाटा है, गारमेंट्स, शूज, कॉस्मेटिक्स, वैल्यूज इन मिलियन। डाटा क्या है? 2007, 8, 9। मैंने आपको बताया था, आपको जब भी बीसीजी मैट्रिक्स का डाटा दिया जाएगा तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, मल्टीपल ईयर्स होंगे और कंपेटिटर्स डाटा। ठीक है, जिसके अलावा क्या चीज़ बोली थी? मार्केट शेयर, मार्केट साइज, वो हमें निकालना पड़ेगा। उसने हमें मार्केट साइज बता दिया है, ए का टर्नओवर बता दिया है, बट मुझे मार्केट साइज नहीं चाहिए होता, मुझे क्या चाहिए होता है? मार्केट ग्रोथ। मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे मार्केट शेयर चाहिए, हर प्रोडक्ट का अलग-अलग, मुझे हर प्रोडक्ट का कंपेटिटर्स लीडर का शेयर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं गारमेंट प्रोडक्ट, गारमेंट से। गारमेंट की कहानी, इसको हम एनालाइज करते हैं पहले। हमें गारमेंट में सबसे पहले मार्केट ग्रोथ देखनी है। मार्केट ग्रोथ क्या है? अच्छा, मार्केट ग्रोथ के लिए हमने सवाल पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था कि आप लेंगे लेटेस्ट मार्केट साइज माइनस अर्लीस्ट मार्केट साइज। अगर तो दिए 2 साल है ना तो 1008/7 कर लोगे। दिए 2 साल है, 9 लेटेस्ट है, 8 पुराना हो गया। ये 2 गिवन है, 8 लेटेस्ट है, 7 पुराना हो गया। लेकिन 3 गिवन है तो ख्याल कीजिएगा
ये लेटेस्ट है, ये पहला है। हम ग्रोथ ऐसे असेस करेंगे 3 सालों के डाटा में, आखिरी और पहले से ग्रोथ असेस होगी। ठीक है जी। आई रिपीट, 2 गिवन है, नया पुराना, 2 गिवन है, नया माइनस पुराना, लेकिन 3 गिवन है, 4 गिवन है, 6 गिवन है, लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट। तो गारमेंट की ग्रोथ अगर हम देखें तो लेटेस्ट मार्केट साइज 190 माइनस अर्लीस्ट मार्केट साइज 200 डिवाइडेड विद बेस ईयर 200 इंटू 100, नेगेटिव आ रही है कितनी, -5%। ये गारमेंट की ग्रोथ, बल्कि हम ऐसा करते हैं ना, पैरेलल में सबकी करते जाते हैं। ये गारमेंट हो गया, इसके साथ ही हम यहाँ पे दूसरी ले आते हैं प्रोडक्ट। वो कौन सी है जी, शूज़। हम इसकी ग्रोथ ले आते हैं, तो इसकी ग्रोथ लेटेस्ट 40.8, अर्लीस्ट 40 ओवर 40 इंटू 100, 2%। तीसरी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स, मार्केट साइज लेटेस्ट 12, अर्लीस्ट 10 ओवर अर्लीस्ट कितना बना, 20%। लीजिए जी, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ हमने ले ली है। तीनों की मार्केट ग्रोथ हमारे पास आ गई है। अब हम इन तीनों का मार्केट शेयर कैलकुलेट करते हैं। मार्केट शेयर तीनों का कैलकुलेट करते हैं, और मार्केट शेयर के बारे में ख्याल कीजिएगा, डाटा मल्टीपल ईयर्स का है। मार्केट शेयर हमेशा लेटेस्ट डाटा के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। मार्केट शेयर हमेशा लेटेस्ट डाटा के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, और हमारे केस में लेटेस्ट डाटा 2009 का है। ठीक है। ग्रोथ के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा फर्स्ट कौन सा लास्ट को हमने बनाना है, लेकिन इसके बारे में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे भी मार्केट शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट शेयर जब भी बोला जाए, लिखा जाए, वो लेटेस्ट डाटा पे बेस करता है। जैसे यहाँ पे उसने मार्केट लीडर का मार्केट शेयर बताया हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है ये मार्केट शेयर लेटेस्ट डाटा पे ही है, तो हमने अपना भी लेटेस्ट डाटा पे कैलकुलेट करना है। तो लेटेस्ट डाटा पे हमारा मार्केट शेयर गारमेंट का 21.5 ओवर 190 इंटू 100, 11.3%। शूज का 21.5 ओवर 40.8 इंटू 100, 52.7%। और कॉस्मेटिक्स का 1.12 ओवर 12 इंटू 100, 11.2%। ये मार्केट शेयर हो गया। अच्छा जी, अब हम इससे हमने ग्रोथ और शेयर पे हाई लो लगाना है प्रोडक्ट का। जो हमने काम किया था कि भाई हमें या लो हाई बता दिया जाए, जैसे पिछले सवाल में था, हमें मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर हर प्रोडक्ट का हाई लो बता दिया गया था, तो वो नो डाटा के साथ सवाल था। कोई डाटा नहीं है, सिर्फ हमें ग्रोथ और शेयर के ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी कि उस इंफॉर्मेशन को हमने एनालाइज करके हमने बता दिया क्वार्टर में प्रोडक्ट कहाँ लाई करती है। गलत है, बोलिए भाई। 9.3। तो हमने पिछला सवाल देखा, विदाउट डाटा उस समय मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर हर प्रोडक्ट की बता दी थी, हमने उसके मुताबिक क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया। यहां पे हमें डाटा दे दिया गया, तो हमने मार्केट ग्रोथ की वैल्यूज एज परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, मार्केट शेयर की वैल्यूज एज परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, ग्रोथ और शेयर एज परसेंटेज हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमने इनके हाई लो के ऊपर फैसला करना है कि भाई इनमें से कौन सी वैल्यू हाई है, कौन सी लो है, तभी क्वाड्रेंट के हम फैसला कर पाएंगे ना। हमें हर प्रोडक्ट में ग्रोथ और शेयर, ग्रोथ शेयर हाई लो फैसला करना है। तो सबसे पहले जरा मार्केट शेयर की कहानी खत्म करें, ये ज्यादा आसान है। मार्केट शेयर को आप कंपेयर करोगे विद मार्केट लीडर्स शेयर। मार्केट लीडर शेयर से कंपेयर कर लो, आपको पता लग जाएगा आपका शेयर हाई है या लो है। जैसे गारमेंट में मार्केट लीडर का शेयर कितना है, 13%, तो 11.3 वर्सेस 13, आपका शेयर हाई है या लो है? आपका शेयर लो है, वेरी सिंपल। ठीक है जी, मार्केट लीडर के मुकाबले में आपका शेयर लो, तो यू रैंक लो। इधर मार्केट लीडर का शेयर कितना है शूज में,
35%। आपका शेयर मार्केट लीडर के मुकाबले में हाई है या लो है? इधर इधर जनाब आपका शेयर हाई है, तो लीजिए जी ये एच लग गया यहां पे। और तीसरा केस कॉस्मेटिक्स में मार्केट लीडर का शेयर 8% है, तो जनाब आपका शेयर हाई है। कंपैरिजन करेंगे हम इन दोनों का, तो आपका शेयर हाई है। लीजिए जी ये मार्केट शेयर की कहानी खत्म होगी, हाई लो का फैसला हो गया। हमने मार्केट शेयर की कैलकुलेशन भी देख ली, नाइट सिंपल, और मार्केट शेयर में हाई लो कैसे लगना है वही पता लग गया। कंपैरेटर से कंपेयर कर लो, लीडर से कंपेयर कर लो। मार्केट लीडर शेयर हमें शेयर दिया जाएगा, उससे कंपेयर करेंगे तो ही पता लगेगा। ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिए, इसके बगैर ये पता लग नहीं सकता हाई लो। तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जरूर अवेलेबल होगी, मार्केट लीडर का शेयर, इसके बगैर सवाल ये नहीं चल सकता। अच्छा ये कहानी होगी खत्म। अच्छा अब आ जाइए ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ हाई या लो? ग्रोथ के बारे में हाई लो के दो सिनेरियोज बन सकते हैं एग्जाम में। सिनेरियो नंबर 1, एग्जामिनर आपको एक बैरियर दे दे कि अभी 5% से ऊपर की ग्रोथ को हाई और नीचे की लो समझा जा सकता है, या 10% से ऊपर की ग्रोथ को हाई, 10% नीचे को लो समझना। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, बैरियर दे दे। फिर तो जिंदगी आसान है ना। अगर बैरियर दे दे से जी मैं 10% का बैरियर है तो ये भी लो है, ये भी लो है, ये हाई है, कहानी खत्म होगी, उस पर तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है जी, बैरियर दे दो कहानी खत्म होगी, कोई इशू नहीं है। अगर बैरियर ना दे फिर चैलेंज है, फिर क्या करना है, उसने कोई बैरियर नहीं दिया। अच्छा जब बैरियर नहीं दिया तो फिर हम कंपैरेटिव हाई लो डिसाइड करेंगे। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, हम इन तीनों का कंपैरिजन में हाई लो डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में हमारे सामने आएंगे, हमें क्वेश्चन बैरियर वाले भी मिल सकते हैं, क्वेश्चन बैरियर के बगैर मिल सकते हैं। बैरियर वाला क्वेश्चन है तो कहानी खत्म है, उसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। अब मैं डिस्कस करता हूं, बैरियर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, फिर हाई लो का फैसला करना कैसे है। तो भाई फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है। रूल देखो जरा, एक अभी अगर हम इनको कंपेयर करें तो इसमें हाईएस्ट ग्रोथ कहां पे है, लोएस्ट कहां पे है? दिस इज हाई, दिस इज लो। नेगेटिव है तो लो ही है ना, हम इसको इन कंपैरिजन में तो ये लो ही है। नेगेटिव ग्रोथ है तो लो साइड पे ही है, तो भाई हाई लो तो लग गया यहां पे। जब बैरियर नहीं है तो फिर कैसे चलना है, कंपैरेटिव। हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, हमने हर प्रोडक्ट की ग्रोथ का फैसला करना हाई लो, तो इन तीनों की ग्रोथ रेट कंपेयर किया, जिसकी हाईएस्ट उसको एच लगा दिया, जिसकी लोएस्ट उसको लो लगा दिया। ठीक हो गया जी, ये भी पार्ट खत्म हो गया। अब एक बेचारी ये बच गई है, इसको कहां लगाएं, इसको हाई लगाएं या लो लगाएं? तो भाई ये भी मामला बड़ा आसान है, ये किसके ज्यादा करीब है, इसके या इसके? लो जी, ये कहानी भी खत्म हो गया। ठीक हो गया। तो बीसीजी मैट्रिक्स इतना आसान है। डाटा नहीं गिवन तो हाई लो क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां से डालो। डाटा गिवन है तो डाटा की मदद से वैल्यूज निकालो, परसेंटेजेस, वहां से हाई लो का फैसला कर लो। हाई लो मार्केट शेयर का फैसला करना है इन कंपैरिजन विद द मार्केट लीडर। हाई लो ग्रोथ का फैसला करना है, या हमें बेंचमार्क गिवन होगा कट ऑफ, उससे कंपेयर कर लेना। कट ऑफ नहीं अवेलेबल तो रिलेटिव फैसला कर लो, जो डाटा अवेलेबल है उसमें हाई कौन सा है, लो कौन सा है, और जब बचेगी वो कौन सा है। जी एनी क्वेश्चन? हमारे पास ये डाटा आ गया, अब कोऑर्डिनेट बता दो जी बेटा। वैल्यूएशन करवानी है, 1 मिनट दे दे यार हमें, अब हम ये काम खत्म कर लें। अब मुझे बताओ जरा, वो ग्रिड सामने लाओ जरा। वैसे तो अब याद हो चुका होगा, मुझे याद नहीं हुआ यार, आप लोगों को याद हो चुका होगा, तो लेकिन मैं अपने सामने लाता हूँ। जी बोलिए जी। ये लो, ये लो, ये प्रोडक्ट डॉग है, बिल्कुल डी। मार्केट ग्रोथ लो है, आपका शेयर हाई है, ये कैश काउ है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। हाई हाई स्टार। लीजिए जी, एनालिसिस पार्ट खत्म हो गया हमारा। हमने नंबर्स लिए, नंबर्स की बेसिस पे हमने इनको रेलेवेंट वैल्यूज कैलकुलेट की, लो हाई डिसाइड किया, एंड रिकमेंडेशन बता दी, क्वार्टर डिसाइड कर लिया। नंबर से प्ले करना हमारी उस पर बात होगी जनाब। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, इस पर डिस्कशन हमारी जारी है। कल हम मजीद न्यूमेरिकल के ऊपर कुछ और 1-2 इलस्ट्रेशन देखेंगे, और सवाल देखेंगे, और रिकमेंडेशन पार्ट भी हो सकता है कल ही हमारे सामने आ जाए, उस पर भी इंशाल्लाह बात हो जाएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने, बाकी फीडबैक का टाइम है, आपके साथी इधर हैं, 5 मिनट आप बैठेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।